हेलो मेरे जीनियस बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम लोग हमारी इस विज्ञान की कक्षा में पढ़ने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है जंतु और उनका पोषण, यानी कि एनिमल्स एंड देयर न्यूट्रिशन। तो बच्चों, जंतु, अभी हमने पिछली कक्षा में देखा है किस प्रकार से पौधे अपना भरण पोषण करते हैं। अब इस अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार से विभिन्न जीव जंतु अपने भोजन का इंतजाम करते हैं, वो कितने प्रकार का खाना वो खाते हैं। आप सभी जानते हो कि जो हमारे जंतु हैं वो मांसाहारी होते हैं तो शाकाहारी होते हैं, तो कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो दोनों खाते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग किस प्रकार से अपने खाने को तलाशते हैं और वो किस प्रकार से खाने को ग्रहण करते हैं, ठीक है, क्या क्या तरीका होता है, अब ये सारी चीजें आज के इस अध्याय में पढ़ने वाले हो। तो चलिए जल्दी से आज के इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी साइंस एजुकेटर आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ नया चैप्टर। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 9, जंतु और उनका पोषण, मींस एनिमल्स एंड देयर न्यूट्रिशन। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे पौधे अपने भोजन का एक बहुत बड़ा भाग साधारण अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण करते हैं। ये हाइलोफाइटिक प्रकार का पोषण कहलाता है। पौधे अपने लिए और आहारित पौधे जंतुओं और मनुष्य के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। तो जितनी भी खेती हो रही है, जितने भी फल फ्रूट्स हैं, किसके लिए? ये हमारे लिए, मतलब उनके लिए तो है ही, लेकिन उनका उपभोग जो कर रहे हैं वो हम ही तो कर रहे हैं, हम ही तो खा रहे हैं उनको। पोषण की यह विधि मानव सहित अधिकतर जंतुओं में पाई जाती है। ये पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है। मानव के साथ साथ सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने और वृद्धि करने के लिए कुछ निश्चित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व भोजन से प्राप्त होते हैं। जो भोजन हम खाते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। पहले इसे छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। ये कण साधारण घुलनशील रूप में बदल जाते हैं जिससे शरीर के कोशिकाओं इन्हें अवशोषित कर सके। भोजन तभी पोषण प्रदान करता है, भोजन के जटिल तत्वों का साधारण पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। यानी कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि समझ लीजिए कि आपके पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन को पहले टूटना पड़ेगा आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए। तो प्रोटीन किस में टूटेगा? प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड्स फर्दर क्या करेंगी कि ये जो एंजाइम्स होंगे उनके साथ रिएक्ट कर फिर आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होंगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है, जो आप कुछ खा रहे हो, ऐसे नहीं कि आपने रोटी खाई और रोटी डाइजेस्ट हो रही है, नहीं। रोटी है आपकी, वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट फर्दर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, फिर और फर्दर कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। आगे चलते हैं बच्चों। जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जंतुओं में पोषण की विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो रोज भोजन को ले जाती हैं। ये इस प्रकार है। भोजन को निगलना, यानी कि इंजेशन। इसमें क्या होगा कि आप भोजन को निगल रहे हैं। ये बाह्य वातावरण से भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया है। विभिन्न जंतुओं का भोजन को खाने का अलग तरीका होता है और उनकी खाद्य आदतें भी भिन्न होती हैं। भोजन के अंदर लेने में सम्मिलित अंग जैसे कि मुख निम्न जंतुएं प्रोटोजोआ से उच्च जंतुएं स्तनपायी में विभिन्न होते हैं। जंतुओं के मुख्य अंग अपने शिकार को पकड़ने या भोजन प्राप्त करने के लिए रूपांतरित होते हैं। यानी कि खाना सभी खा रहे हैं, लेकिन खाना खाने की जो तरीका है वो हर किसी का अलग अलग है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम चम्मच से खाते हैं, हाथ से खाते हैं। और देखिए, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो चावल खाएंगे तो उसे मतलब हम चम्मच से उठा के सीधा खाएंगे, रोटी खा रहे हैं तो उसे तोड़ कर खाएंगे। तो इस तरीके से डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, तो वो तो बस ऐसे आप उसे पकड़कर अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। चबाना वबाना कुछ नहीं, हमारे में चबाना भी है, पानी भी पीना है, बहुत सारी चीजें। उसके बाद बात आती है डाइजेशन की, यानी कि पाचन की। भोजन का शरीर में बनने वाले पाचक रसों की मदद से सरल घुलनशील रूप में टूटना पाचन कहलाता है। उसके बाद बात आती है एब्जॉर्प्शन की, कि जो बना है आपकी बॉडी में, जो चीजें कन्वर्ट हुई है, उनका एब्जॉर्प्शन होना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए भोजन के अणु आंत की दीवारों द्वारा ले लिए जाते हैं या अवशोषित कर संचरण तंत्र विशेषकर रक्त में मिला दिए जाते हैं। फिर संचरण तंत्र पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। इस प्रकार शरीर की कोशिकाएं पचे हुए भोजन के अणुओं को अवशोषित करती हैं। यानी कि क्या हुआ कि आपने कार्बोहाइड्रेट किया, कार्बोहाइड्रेट फर्दर कन्वर्ट हुआ, टूटा, कॉम्प्लेक्स जो आपके वो है
फूड मटेरियल है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया ग्लूकोज में, और उसके बाद वो एब्जॉर्ब किया जाएगा आपके ब्लड से, और फिर आपका जो ब्लड है जो उसने एब्जॉर्ब किया है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसे पहुंचाएगा। तो ये क्या है, ये एब्सॉर्प्शन है, ठीक है। फिर आता है आपका एसिमिलेशन। परिपाक जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास आदि करने के लिए श्वसन द्वारा ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पादित करने के लिए अवशोषित भोजन का उपयोग करने की प्रक्रिया है। यानी कि एसिमिलेशन में क्या होगा कि जब आप सांस ले रहे हैं या फिर जब आप खाना खा रहे हैं तो वहां से जो ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है, जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, अभी इस वक्त मैं बोल पा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। क्यों पढ़ा पा रही हूँ? क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है। सोच के देखिए, अगर मेरे अंदर एनर्जी ही ना होती तो मैं बोल नहीं पाती। फिर ऐसे बोलती बच्चों देखो आज नहीं पढ़ने वाले हैं, ऐसी बात है। आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला था बच्चों, क्योंकि लो एनर्जी हमें अलग से ही दिख जाती है। तो उस एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट कार्यों में यूज करने की प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एसिमिलेशन कह रहे हैं। फिर हमारे पास आता है इजेशन। ये वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का बिना पचा ठोस भाग शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो पचा नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसे हम बॉडी से बाहर निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा अपने कूट पादों को भोजन के छोटे छोटे कणों के चारों और फैलाकर भोजन को निगलता है। यानी कि जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे चारों तरफ से फैले होंगे। यहाँ पर एक फूड वैक्यूल होता है, एक छेद टाइप होता है, समझ ली ऐसा है, और वो उसको अपने खाने को ऐसे ऐसे करके अंदर लेके डाइजेस्ट कर लिया, बस खत्म। निगलना चबाना कुछ नहीं, ऐसे करा और अंदर लेके चले गए, फिर जो होगा वो अंदर देखी जाएगी। जब अमीबा भोजन के कणों के पास जाता है तो वह अपने जीव द्रव्य को लंबे हाथों के रूप में बढ़ाता है, जो भोजन के कणों को चारों ओर बढ़कर उसे बंद कर लेता है। भोजन के कण राजधानी के रूप में शरीर के अंदर चले जाते हैं। राजधानी के अंदर भोजन पाचक रसों द्वारा पचाया जाता है या अवशोषित किया जाता है और ऊर्जा प्रदान करने और दूसरे कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है। अंदर एक सिकड़ी हुई हुई राजधानी सभी बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देती है, और एक और राजधानी है, ठीक है, वो क्या कर रही है कि वो जो वेस्ट मटेरियल होगा उसे बॉडी से बाहर निकाल देगी। आप इस बात को समझे कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हम एनर्जी के लिए खा रहे हैं, अपनी वृद्धि के लिए खा रहे हैं। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं पेरिशियम में पोषण, न्यूट्रिशन इन पेरिशियम। पेरिशियम के पूरे शरीर पर सख्त बालों की तरह की एक संरचना होती है जिसे सीलिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बालों वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जहाँ से बाल निकल रहे हैं, येलो वाला पोर्शन लाइन जो है, इसे क्या कह रहे हैं, हम सीलिया कह रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सीलिया की निरंतर गति भोजन के कणों को उसकी मुख की जैसी संरचना में धकेलती है। बाकी बची पोषण की प्रक्रिया अमीबा के समान है। यानी कि वहां पे तो वो अपने ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, उन्हें आगे बढ़ा के ऐसे एब्जॉर्ब कर रहा था। यहाँ पे ये क्या कर रही है कि उसके मुख जैसी संरचना में धकेल देती है, और उसके बाद जो प्रोसेस आपका अमीबा में हुआ है वही सेम यहाँ पर हो रही है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हाइड्रा में पोषण। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रा एक साधारण छोटा बहुकोषीय जीव है, और आप हाइड्रा के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो बर्ड से अपनी बडिंग करता है ना वो। तो इसमें क्या देखेंगे कि छोटे जलीय पौधों को खाता है। इसका मुंह के चारों ओर बहुत से स्पर्शक होते हैं जो भोजन को निगलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्पर्शकों में कुछ निश्चित मुख्य कोशिकाएं होती हैं जो डंक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये शिकार पर पक्षाघात करती हैं, जो आसानी से मुख द्वारा देह गुहा में धकेल दिया जाता है। इसके बाद भोजन शरीर की दीवारों से उत्पन्न होने वाले एंजाइम द्वारा पचाया जाता है। कि जैसे उसके मुख के अंदर वो खाना चला जाएगा तो जो बॉडी की लेयर्स है उनमें क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जिनकी हेल्प से उसे पचाया जाएगा। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कीटों में पोषण, की कीटों में किस तरीके से पोषण होता है। कीटों जैसे तितलियों, मक्खियों, मच्छरों, मधुमक्खियों आदि में मुख्य भाग फूलों से रस चूसने के लिए एक खाद्य नली के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। खाद्य नली से सूंड कहलाती है। ये कीट अपनी खाद्य नली की मदद से भोजन को चूसते हैं। यानी कि आपने देखा होगा मच्छर को कभी काटते हुए देखा है तो वो क्या करता है कि वो अपना लीडर लाइक सूंड टाइप को आपके हाथ के अंदर, स्किन के अंदर डालेगा और ब्लड को चूस लेगा। तो यही मेन है इनका खाना लेने का, न्यूट्रिशन का तरीका। फिर हम देखते हैं मेंढक में पोषण, न्यूट्रिशन इन फ्रॉग। मेंढक अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी चिपचिपी जीभ का उपयोग करता है। चींटी खाने वाले और गिरगिट ऐसे जंतु हैं जिनकी पोषण की प्रक्रिया मेंढक के समान होती है। साधारणतः इन जानवरों की जीभ टेप की तरह मुड़ी हुई और मुंह के अंदर होती है। शिकार पकड़ने के लिए ये इस पर अपनी चिपचिपी जीभ से प्रहार करते हैं और शीघ्र ही शिकार को मुख के अंदर लेकर निगल लेते हैं। यहाँ पर बच्चे आप क्या करेंगे कि आपने अगर क्रिश मूवी देखी है तो वहां पर एक पोर्शन आता है कि वो उसकी आइसक्रीम छीन के भाग रहा होता है। तो उसकी जो जीभ जिस तरीके से चिपचिपी जीभ वो आइसक्रीम लेके जाती है, तो वही सेम सिनेरियो आपका मेंढक का भी होता है कि वो उसकी जीभ इतनी लंबी होती है कि उसे, या फिर आपने छिपकली को देखा हो, छिपकली का भी सेम यही प्रोसेस है
कि वो क्या करेगी, अपनी जीभ को बाहर निकाल के लंबा करेगी और जिसको भी पकड़ना है पकड़कर अंदर कर लेगी। ठीक है। फिर मनुष्य में पाचन यानी कि डाइजेशन। ह्यूमंस, हमारे अंदर किस तरीके से डाइजेशन होता है अब ये समझते हैं। मनुष्य में पाचन बहुकोशिकीय होता है, अर्थात कोशिका से बाहर एक घिरी हुई संरचना के अंदर होता है। हम मुंह से भोजन को खाते हैं, पचाते हैं और अवशोषित करते हैं। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि हम फ्रॉग नहीं है, हम कीट नहीं है कि हमने अपनी सूंड डाली या जीभ को आगे बढ़ाया और काम हो गया। सबसे पहले तो खाना हमें मुंह के अंदर डालना पड़ेगा, फिर दांतों की मदद से उसे चबाना पड़ेगा। इसमें आपकी जीभ भी आपकी मदद कर रही है कि वो सलाइवा उसमें मिक्स कर रही है, क्योंकि आप पूरी रोटी को एक बारी में आपके फूड पाइप के अंदर नहीं डाल सकते। आपके दांत, आपकी जीभ उस खाने को सॉफ्ट बनाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में डालेगी और उसके बाद वो फूड पाइप के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। और उपयोग करते हैं, भोजन के अनुपयोगी भाग को मल के रूप में त्याग दिया जाता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में आंत या आहार नाल सहभागी पाचन तंत्र के साथ होते हैं। पाचन के अंतर्गत भोजन के बड़े अघुलनशील भाग घुलनशील पदार्थों में टूटते हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि आंत की दीवार से और इसमें से रक्त भाव में अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो इस प्रकार है। सबसे पहले आपका फिजिकल एक्शन देखते हैं, ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है। अगर आप नॉर्मल तरीके से देखेंगे आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपने खाना खाया, दांतों की मदद से उसे तोड़ा और अपनी जीभ से सलाइवा निकालकर उसे सॉफ्ट किया कि वो आपके फूड पाइप से नीचे चली जाए। जैसे वो फूड पाइप से नीचे जाएगी तो सबसे पहले रुकेगी आपके स्टमक में, जहां पर HCl क्या करेगा, उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा जो फर्दर आपके लिए ईजी हो। फिर वो ट्रैवल करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वहां पर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर बस थोड़ा सा ही बचा होगा, मतलब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे, बट अगर बच भी गए कुछ न्यूट्रिएंट्स तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए जाएंगे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि जितना भी फूड में वाटर प्रेजेंस है उस सारे वाटर को वो सोख लेगा लार्ज इंटेस्टाइन, और एंड ऑफ द मोमेंट जितना भी आपकी बॉडी में मतलब जो खाना था उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकाले और NS में जाके उसे कलेक्ट कर देंगे। और फर्दर जब भी वो होगा कि हाँ अभी आपकी बॉडी से बाहर निकलने के लिए तैयार है, आपको सेंसेशन फील होगी एंड देन यू विल एक्सक्रीट आउट फ्रॉम योर बॉडी। तो ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब यहाँ पर हमें दो अभिक्रियाएं बताई गई हैं। पहला जो फिजिकल एक्शन है वो देखते हैं। जो भोजन हम खाते हैं वह दांतों द्वारा चबाया जाता है, जिससे ठोस भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। उसके बाद ये आमाशय द्वारा भोजन को जठर रस के साथ मिलाने के लिए मथा जाता है। जठर रस मीन्स HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने जनरली बात सुनी होगी कि एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि HCl का अमाउंट आपके स्टमक में बढ़ गया है, तो उसे एसिडिटी कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी रासायनिक क्रियाएं यानी कि केमिकल एक्शन। पाचन प्रक्रिया में बहुत से उत्प्रेरक कार्बनिक यौगिक एंजाइम का टूटना होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से साधारण शर्करा, वसा से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, प्रोटीन से अमीनो एसिड, यानी कि क्या हो रहे हैं कि ये आप जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उन्हें सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका कॉम्प्लेक्स है, कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। प्रोटीन आपका कॉम्प्लेक्स है, कन्वर्ट कर दिया अमीनो अम्ल में। वसा यानी कि फैट आपका कॉम्प्लेक्स है और कन्वर्ट कर दिया वसीय अम्ल में यानी कि ग्लिसरॉल में। अब जब ये सिंपलर कंपाउंड में हो जाएंगे तो आपकी बॉडी से ये एब्जॉर्ब किए जाएंगे और फर्दर डाइजेस्ट होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये सारी चीजें ऐसे फर्दर इसमें कन्वर्ट होंगी। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर कौन कौन से आपके मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में वो ऑर्गन्स आएंगे जो कि आपके कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करेंगे। छोटा सा साइनॉप्सिस मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि किस तरीके से वो सारी चीजें होंगी, लेकिन हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे और कब पढ़ेंगे, हमारी अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जहां तक हमने इसे पढ़ा है आप इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा और इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। बाय बाय बच्चों।